हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी का राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 6 यानी राजनीतिक दल करने वाले हैं। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने कर लिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से दोस्तों जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर क्या होता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों क्षेत्रीय दल, तो क्षेत्रीय दल दोस्तों किसी विशेष क्षेत्र या राज्य तक ही सीमित होते हैं। तो वो उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली वहीं तक सीमित हो। जैसे अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है, क्षेत्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल क्या होता है? राष्ट्रीय दल दोस्तों संपूर्ण भारत में उनका कार्यालय होता है। ये संपूर्ण इनकी नीतियाँ संपूर्ण भारत के लिए होती हैं। तो उन्हें हम राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी आदि। तो आप जान लेते हैं दोस्तों कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल कैसे बनते हैं और कौन राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है। तो दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दल यानी राज्य दल और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करती है। वो कौन से कारण हैं, कौन सी दोस्तों प्रमुख योग्यताएं हैं जिसके प्राप्त करने पर ही किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी और किसी दल को क्षेत्रीय दल घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज्य स्तरीय दल जिसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं, उन्हें कैसे मान्यता दी जाती है। तो किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाएगी जब वह निम्नलिखित अर्हताओं में से किसी एक को पूरा करता हो। सबसे पहले, दल ने यानी किसी भी दल ने राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो प्राप्त किया हो। ये पहली कंडीशन है किसी भी दल को राज्य दल या क्षेत्रीय दल घोषित करने के लिए। यानी विधानसभा के चुनाव में कम से कम 3 सीटें या 3% वोट प्राप्त होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों? लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में दल ने अपने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज की हो तो भी इसे राज्य पार्टी दर्जा दे दिया जाएगा। यानी 25 लोकसभा सीटों में से कम एक सीटों पर उसे जीत हासिल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है? राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 6% कितना? कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त किए हों और इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो, तब भी ऐसे दल को राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने कुल वैध मतों के 8% मत प्राप्त किए हों तो भी ऐसे दल को राज्य दल या क्षेत्रीय दल जो घोषित कर दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ये 4 अर्हता हैं, 4 शर्तें हैं जिसके माध्यम से किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी घोषित किया जाता है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2% यानी लोकसभा एग्जाम्पल के लिए जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, अगर उसमें किसी पार्टी ने 2% यानी 11 सीटें पर जीत हासिल कर ली हो, या ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हों, है ना, 11 सीटें जीती हों, या ये जो सीटें हैं दोस्तों कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से हों, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। दूसरा, लोकसभा या राज्यसभा के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त करें और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करें, तब पार्टी को क्या मिलती है? राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो कितने, यानी लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में से 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6%। ठीक है, इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटें। तीसरी क्या है दोस्तों? यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करे, तब ऐसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा घोषित कर दिया जाता है। यानी अगर कोई दल दोस्त 4 राज्य हैं और उसमें वो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी हो तो भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। क्लियर। चलिए अब राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय दल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय दल का संपूर्ण राष्ट्र में प्रभाव होता है। राष्ट्रीय दल जो है दोस्तों दोनों की संपूर्ण राष्ट्र में शाखा, यानी जो राष्ट्रीय दल होता है दोस्तों उसकी जो है संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं ना। संपूर्ण भारत में उसकी शाखाएं होती हैं किसकी? राष्ट्रीय दलों की। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें
ये किसी विशेष क्षेत्र के मुद्दे पर ध्यान देने की बजाय संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देते हैं। कौन? राष्ट्रीय दल। अब क्षेत्रीय दल की बात करें तो क्षेत्रीय दल का संपूर्ण राष्ट्र में प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह विशेष क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित होता है, जिससे हम आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सब दोस्तों क्षेत्रीय दलों की संपूर्ण राज्य अथवा प्रदेश में शाखाएं होती हैं, और प्रादेशिक दल प्रादेशिक मुद्दों को ही महत्व देते हैं। तो ये राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल दोस्तों महत्व हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में। क्लियर? दोस्तों वर्तमान में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा यानी चुनाव आयोग ने 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी। कितने? 8 हैं। तो सबसे पहला जो सबसे पुरानी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी दोस्तों वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना 1885 में थी, आप सभी को पता है, और इस दल ने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि वर्तमान में इस दल की सरकार नहीं है, अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है। और कांग्रेस जो है दोस्तों, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसका अपने गठबंधन है दोस्तों, इसे हम उस गठबंधन को क्या कहते हैं? यूपीए या यूपीए, ठीक है, इसे यूपीए कहा जाता है। तो ये स्वतंत्र प्रगतिशील गठबंधन है, और इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो वर्तमान में कौन सी? कांग्रेस है। तो पहले भारत की राष्ट्रीय पार्टी 1885 में कांग्रेस है, ठीक है। अब इसने 1952, 1977, 1980, ठीक है, यानी 2004, 2014 में भी तक सरकार बनाई थी दोस्तों। इसके अलावा दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। स्थापना 1980 में जनसंघ द्वारा स्थापित की गई थी, और इसने 1998 में एनडीए के गठबंधन में केंद्र सरकार बनाई थी। तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए दोस्तों एक घटक दल है, और इस घटक दलों का सबसे महत्वपूर्ण जो दल है वह है बीजेपी। वर्तमान में भारत में बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्लियर? तीसरी जो राष्ट्रीय दल है दोस्तों वह है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी का गठन 1984 में दोस्तों काशीराम द्वारा किया गया था, और ये बहुजन समाज अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इसका स्लोगन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब इत्यादि में पार्टियां मुखर हैं। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM दोस्तों, इसका गठन 1964 में हुआ था, और ये मार्क्सवाद और लेनिनवाद में विश्वास रखती है, और इसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष में विश्वास है, और हमेशा से साम्राज्यवाद के दोस्तों विरुद्ध है। इसके अलावा दोस्तों है पाँचवीं है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये दूसरी पुरानी पार्टी भारत के कांग्रेस के बाद, इसका गठन 1925 में हुआ था दोस्तों, और ये भी मार्क्सवादी लेनिनवादी है, और ये भी दोस्तों धर्मनिरपेक्ष में विश्वास रखती है, और मजदूर, किसानों, निर्धनों की तो ध्यान रखा जाता है इसमें, और केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश में पूर्ण उपस्थिति है दोस्तों। इसके अलावा बात करें छठी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी INC। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाद NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो 1999 में दोस्तों कांग्रेस से अलग होकर ये पार्टी बनी थी शरद पवार की अध्यक्षता में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1 जनवरी 1998 में शुरू, और इसकी जो अध्यक्ष हैं वह ममता बनर्जी। वर्तमान में बंगाल में इनकी सरकार है, ठीक है। और सितंबर 2016 में चुनाव आयोग द्वारा अगर हम बात करें तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नेशनल पीपल्स पार्टी है, तो नेशनल पीपल्स पार्टी को भी वर्तमान ये बनी थी 2012 में, और ये भी वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे दे दिया गया है। तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं भारत में। कितनी? 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है। तो जो भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनके समस्त कई प्रकार की चुनौतियां सामने कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं। तो सबसे पहले जो चुनौतियां राजनीतिक दलों के सामने वो हैं दोस्तों आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अब आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों? क्योंकि अगर हम बात करें कि बहुत सारे दलों में दोस्तों सत्ता एक अथवा 2 नेताओं के हाथों में ही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे वर्तमान में जो बीजेपी सरकार उसमें सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में यानी 2 व्यक्ति के हाथ में कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। और यहाँ तक कि अपने दल में हमेशा चुनाव भी नहीं करवाते हैं, और यहाँ पर बहुत समस्याएं होती हैं। यानी आंतरिक लोकतंत्र की कमी सबसे बड़ा कारण है हमारे राजनीतिक दलों में चुनौतियों में। वंशवाद भी एक बहुत बड़ा दोस्तों है, चुनौतियाँ हैं वंशवाद। और आजकल अगर हम बात करें दोस्तों तो राजनीतिक दल जो सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं वह वंशवाद की चुनौती ही है। और इन दलों की कार्यप्रणाली में कोई पारदर्शिता नहीं होती, इसलिए ही
दलों के नेता अपने परिवार के सदस्यों, विशेषतः पत्नी या पुत्र को अतिरिक्त लाभ देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा है धन और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। आजकल राजनीतिक दल दोस्तों एक और चुनौती का सामना कर रहे हैं, वो क्या है? धन और आपराधिक तत्वों के बढ़ते प्रभाव की विशेषता। क्योंकि दोस्तों आजकल राजनीति अपराधियों का सबसे अच्छा पनाहगाह बन चुकी है और इसी वजह से राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण भी होता रहता है। आजकल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अधिकतर जीत किसकी होती है? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तीसरा है तो चौथा तो विकल्पहीनता की स्थिति। राजनीतिक दल उन समस्याओं के बारे में चर्चा तो करते हैं जिनका देश सामना करता है और यह अपनी नीतियों के बारे में भी बताते हैं जो इन समस्याओं को सुलझाने में सहायक होती है। कई बार विकल्प की कमी भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या बन जाती है दोस्तों। ठीक, अगर हम बात करें तो भाई राजनीतिक दलों को समस्याओं को कैसे सुधारा जा सकता है, तो इसमें चुनाव आयोग को कदम उठाना पड़ेगा दोस्तों। और महिलाओं को जैसे हमने कहा कि भाई पंचायत राज में 1/3 महिलाएं जो हैं वहाँ पर उनको आरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार से अन्य जो लोकसभा और राज्यसभा है, विधानसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना होगा। तो ऐसी कई समस्याओं को सुलझाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका। जी हाँ, विपक्षी दल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल लोकतंत्र में ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वह शासक दल की बजाय विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं और ये सरकार के कई मुद्दों पर आलोचना भी करते हैं तथा जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं। इसलिए भी विपक्षी दल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर सरकार किसी मुद्दे पर नाकाम हो जाए अथवा किसी ऐसी नीति का निर्माण कर दे जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है, तो यह विरोधी दल उन गलत नीतियों को जनता के सामने लाते हैं ताकि सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया जा सके। तो लोकतंत्र में दोस्तों विरोधी दल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्ता दल या पक्ष जो सत्ता पे काबिज दल होता है उसे निरंकुश होने से रोकते हैं। तो लोकतंत्र के लिए विपक्षी दल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और टॉपिक दोस्तों, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि राजनीतिक दलों के लाभ क्या होते हैं या राजनीतिक दलों की हानियाँ क्या होती हैं। लाभ की अगर बात करें तो बहुत सारे लाभ है दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक दल दोस्तों क्या करते हैं? जनता के कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं और मतदाता उस दल का चुनाव करते हैं जो उन्हें सबसे अच्छी लगती है। इसी प्रकार से कानून का निर्माण विधान पालिका द्वारा किया जाता है, परंतु जो भी दल सत्ता में होता है वह उस मुद्दे पर अपनी केंद्रीय कमान से निर्देश लेता है और सरकार को कानून बनाने में सहायता करता है। और इसकी हानियाँ अगर हम बात करें तो दोस्तों राजनीतिक दलों के नेता क्या होते हैं? हमेशा देखते हैं कि भ्रष्ट होते हैं और गलत कार्यों में लगे हुए होते हैं, यहाँ तक कि चुनाव गलत कार्यों को बढ़ावा भी देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि राजनीतिक दलों की केंद्रीय कमान इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि स्थानीय नेताओं की मांगों पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है और जातिवाद सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा देते हैं राजनीतिक दल। वर्तमान में आप सब देख ही रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे इस चैप्टर दोस्तों और यहीं से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये इस पार्ट का दोस्तों यानी इस चैप्टर का कंप्लीट यानी फाइनल पार्ट था। अब इस चैप्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।